औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो मेरे और आप लोगों के रिज़्क़ का मालिक है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि सर आपका जो यूट्यूब पे इंट्रो है वो 4, 5, 6 मिनट का है, तो बहुत शॉर्ट है, तो आप कभी एक डिटेल्ड इंट्रो दें ताकि हमें पता चले कि आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और आपने आज तक क्या किया। तो ये काम तो बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथी भी है। इस पे बात करने के लिए मैं समझता हूँ कि आवर्स नहीं डेज़ चाहिए, बल्कि वीक्स चाहिए, लेकिन टाइम की मजबूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि इस पे डिटेल्ड बात करूँ। और ये जो मेरा इंट्रो होगा ये उन लोगों के लिए जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए मशअले राह होगा। उनका तल्लक जिस फील्ड से मर्ज़ी हो, वो चाहे बिज़नेस करना चाह रहे हों, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाह रहे हों, अपना जो है वो एक ब्रांड बनना चाह रहे हों या बनाने जा रहे हों, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट होगा, बहुत अच्छी एक एग्जांपल होगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि मशअले राह होगी। तो आज चूँकि रमज़ान शरीफ है और रोज़ा अल्लाह ताला की एक ऐसी इबादत है कि इस इबादत का तल्लक सिर्फ़ अल्लाह और बंदे के साथ है। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो लोग उनको देखते हैं कि ये नमाज़ पढ़ रहा है। कोई उम्रा या हज करने जाता है तो उसको भी लोग देखते हैं। अगर कोई कुर्बानी करता है तो वो भी दिख रहा होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसका पता सिर्फ़ अल्लाह और बंदे को है। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि जो लोग रोज़ा जिन्होंने रखा होता है वो बार बार बता रहे होते हैं कि इफ्तारी में कल ऐसे हुआ, सहरी में हमने ये खाया, ये बात हुई, और लोगों से बार बार पूछ रहे होते हैं कि रोज़ा रखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि जो बंदा पूछ रहा है उसने रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत गलत है। रखा है रोज़ा तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है। और जैसे मैं बता रहा हूँ पहले कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसी खामोश इबादत है कि जिसको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे और हमें खालिस्तन अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। उसमें जो है वो ज़ाहिर करने वाली बात ना हो, वो सिर्फ़ अल्लाह और बंदे के दरमियान हो। तो बहरहाल मैं बात करता हूँ पाकवतन शरीफ, बाबा फरीदुद्दीन की सरज़मीन, वहाँ मैं पैदा हुआ। और आपने सुना हुआ है, पढ़ा भी होगा कि पंजाब की 5 दरिया हैं। पंज आब, 5 आब मीन पानी, दरिया, कि ये 5 दरियाओं की सरज़मीन है। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए ये बात करता चलूँ कि पंजाब में एक छठा दरिया भी है, दरियाए ब्यास। जिन लोगों का तल्लक कसूर से है, कसूर से वो आते हैं, तो ललियानी के करीब एक खुश्क दरिया है। एक्चुअली वो बनाया गया था जिन ज़मीनों में सेम थी, थोर थी, तो उनका पानी निकाल के उस सेम नाला भी उसको कहते हैं और दरियाए ब्यास भी कहते हैं। तो यहाँ से वो गुज़रता है और यहाँ से जाता जाता वो मेरे गांव के बिल्कुल पास से गुज़रता है दरियाए ब्यास। तो उस दरियाए ब्यास के किनारे पे मेरा गांव है। बताने का मकसद है कि मेरा गांव बहुत बैकवर्ड है और मेरे गांव की जहाँ पे आबादी है वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर हमारी रिहाइश थी। मेरे दादाजी ने वहाँ पे जो ज़मीन उनको अलॉट हुई तो उन्होंने वो ज़मीन आबाद की, लेकिन गांव की आबादी से चूँकि वो दूर थी 4-5 किलोमीटर, तो वहीं पे उन्होंने रिहाइश रखी। और वहाँ पे अब हमारे घर से लेके गांव तक 4-5 किलोमीटर का जो वाया था, वहाँ रास्ते में कोई आबादी नहीं थी और उस कच्ची सड़क पे 1-1, 2-2 फुट रेत और मिट्टी होती थी। और उस सड़क के किनारे पे उसके साथ साथ नहरी पानी का खाल था और उस खाल के ऊपर 20-20, 30-30 फुट पौधे होते थे। पौधे वो होते थे, आप लोग जो खोए की कुल्फ़ी खाते हैं और उसमें गोल जो एक स्टिक होती है, उसको वैसे पंजाबी में तीली कहते हैं। आप सब ने वो कुल्फ़ी खाई होगी या वो पौधे आपने देखे होंगे, पंजाबी में उसको काना कहा जाता है। वो 20-25, 30-30 फुट ऊंचे
और उनको ऊपर फिर उनके फूल लगते हैं, उसको बूर भी कहते हैं। तो इतने बड़े बड़े 25-30 फुट पौधे ऊंचे, वो हमारे घर से लेके हमारे गांव और वो नहर तक वो थे उस सड़क के साथ। और रास्ते में पानी पीने का कोई ऐसा वसाइल नहीं था। चिल्लाती धूप में हम जाते थे और शायद उस दौर में पाँव में शायद जूता भी नहीं होता था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ जब हम जा रहे होते तो हमारे आगे से ऐसे सूअर गुजरते थे कि आप इमेजिन करें कि 5, 6, 7 साल के बच्चे हों, स्कूल जा रहे हों और उनके आगे से सूअर गुजरें, तो कितना वो खौफनाक एक वो मंजर हुआ। और जब हमें प्यास लगती थी तो उसी नहर के खाल के ऊपर हम ऐसे लेट जाते थे, और लेट के जब हमने पानी पीने की कोशिश करनी तो उस नहर का पानी ऑलरेडी बहुत गदला होता है और उसके ऊपर वो काने के बूर गिरे हुए, और वो गंध ऐसे होता था जैसे बहुत ही खालस दूध को बार बार उसको अगर बॉयल करें तो बड़ी मोटी वो मलाई आ जाती है। तो हम अपने उंगलियों से या किसी स्टिक ले के पानी के ऊपर से हटाना, और जब पानी पीने की कोशिश करते थे तो यकीन जाने उसमें कीड़े होते थे। बहरहाल वो हालात थे जहाँ से हम गुज़र के अपनी जो स्कूल की एजुकेशन थी वो मुकम्मल की। और स्कूल के ये हालात थे कि यहाँ तो मैं सुनता हूँ बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग कहते हैं कि जी मैं टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। हमारे स्कूल में टाट भी नहीं था, एक कच्चा कमरा था, एक ईंट भी पक्की नहीं थी, बिल्कुल कच्चा, और कभी उसकी छत गिर जाती थी, कभी बना दी जाती थी। और हम शदीद सर्दियों में भी बाहर बैठते थे और गर्मियों में वहाँ दरख्त थे तो उनके छांव के नीचे बैठ के हमारे जो टीचर थे वो हम पढ़ाते थे। और टीचर के पास भी टूटी हुई चेयर होती थी और वो वाकई टीचर थे। आज के दौर में उस तरह का टीचर मैंने नहीं देखा। तो हमारे पास अभी आज के स्टूडेंट को 2-4 हज़ार रुपये का बैग ना मिले तो वो स्कूल नहीं जाता। तो हमारी वालदा जो थी वो कपड़े का एक थैला, उसको हम बस्ता भी कहते थे, उसको हाथ से सुई धागे से सिलाई करके या मशीन पे सिलाई करके वो देती थी। और उसी के अंदर हमारी तख्ती होती थी और उसी में 2-4 बुक्स होती थी, कलम और दवात होती थी। और उसी थैले के अंदर एक जो खाद वाला ये एक गट्टू होता है, तोड़ा होता है, वो खाली हमने रखा होता था। और स्कूल जाके वो हम बिछाते थे टाट के तौर पे, वो बिछा के और उसमें बस्ता रख के और उसी पे हम बैठ के अपनी जो पढ़ाई वगैरह वो हम करते थे। आज मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है और सुना भी है कि मार नहीं प्यार स्कूल के बाहर लिखा होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन बात यह है कि 100 में से बड़ी मुश्किल से 5-10% ऐसे बच्चे होते हैं जो वाकई प्यार से पढ़ते हैं। जो 90-95% होते हैं वो तो कहते हैं ना कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। तो जब तक डंडा ना हो, जब तक सख्ती ना हो, तो कोई बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी नहीं काम करना चाहता। और मुझे याद है कि जब हम सही काम नहीं करते थे और हमें हमारे टीचर पनिशमेंट करते थे और एक उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ लगाना है और कानों से भी नाक से भी ऐसे धुआं निकलता था और ज़मीन ऐसे घूम रही होती थी। लेकिन आज के दौर में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। अगर आज के दौर में टीचर किसी स्टूडेंट को थप्पड़ लगाए तो वो सीधा जेल जाएगा, जो आज के हालात हैं। लेकिन वो ऐसे हालात थे कि जिस दौर से हम गुज़रे और उन टीचर्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वो प्राइमरी के टीचर हैं उनके साथ मेरा आज भी रब्ता है। हमारे फैमिली टर्म्स हैं, 80+ उनकी एज है, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली दे। तो बहरहाल ये मेरी प्राइमरी की एजुकेशन थी। तो प्राइमरी करने के बाद जो 6th क्लास थी वो मैं अपने उस प्राइमरी के टीचर के घर में रह के, क्योंकि उनके घर के करीब हाई स्कूल था, तो एक क्लास मैंने वहाँ पे 6th क्लास की। उसके बाद दोबारा मैं अपने गांव में आ गया और फिर मैं 7th क्लास में मेरे घर से तकरीबन कोई 12 किलोमीटर दूर हाई स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने जाना स्टार्ट किया। तो घर से साइकिल पे जाना, आगे बस स्टॉप था वहाँ साइकिल रखना, फिर बस पे छत पे बैठ के हम अपने स्कूल जाते थे।
तो बस ऐसे ही मैट्रिक कर लिया। मुझे समझ नहीं आती वो कैसे हुआ, बहरहाल हो गया। और मैट्रिक में मेरी 2nd डिवीज़न है अल्हम्दुलिल्लाह, और आर्ट्स पढ़ी थी। मेरा IQ लेवल वो नहीं था कि मैं साइंस सब्जेक्ट रखता 9th या 10th में। तो मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज साहिवाल में मैंने एडमिशन करवाया, और मेरे ही गांव का एक लड़का था जो मेरे से 2 साल सीनियर था, वो वहाँ पे उर्दू शॉर्ट हैंड कर रहा था, बल्कि उसने कंप्लीट कर लिया हुआ था, एग्ज़ाम उसके भी हो गए थे। उससे मैंने डिस्कस किया और वो मेरे साथ गया कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने। तो वहाँ जब हम गए तो मुझे कहता है कि यार आप, मेरे से गलती हो गई है, मैंने उर्दू शॉर्ट हैंड की है, तो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड करो। इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बड़ी डिमांड है मार्केट में। तो मैंने उसको गालियाँ शालियाँ दी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा खबीस, तुमने जो आसान काम था उर्दू शॉर्ट हैंड वाला वो किया है, और मुझे तुम फंसाना चाहते हो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। मुझे तो इंग्लिश जो वर्ड है उसके स्पेलिंग नहीं आते। खैर उसने बड़ी ज़िद की, लेकिन हम भी राजपूत हैं, हम भी ज़िद्दी हैं। मैंने कहा मैंने भी उर्दू शॉर्ट हैंड ही करनी है। खैर एडमिशन हुआ। तो फर्स्ट ईयर में 2-3 महीने में कुछ ऐसे मामलात हुए कि मैंने दिन रात एक करना शुरू कर दिया, बहुत मेहनत की। और जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुए और वो रिज़ल्ट आया तो मैंने कॉलेज में टॉप किया। उसके बाद 2nd ईयर स्टार्ट हुई। 2nd ईयर में भी काफ़ी बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत की, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना भी टाइम टेबल बनाया हुआ था कि मैंने 20 मिनट फ़र्ज़ करें डेली पाक स्टडी को देने हैं, 20 मिनट इस्लामियात को देने हैं, 1 आवर इंग्लिश को देना है, 2 आवर शॉर्ट हैंड को देना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं। और मैं ये 86-87 की बात कर रहा हूँ। वो मेरा जो टाइम टेबल था उससे 1 सेकंड में आगे पीछे नहीं होता था, 1 सेकंड भी। और जब वो 2nd ईयर में मैं था तो उस दौरान जो पंजाब टेक्निकल बोर्ड है उसके ज़ेर एहतमाम डिफरेंट कॉमर्स कॉलेजेस में कंपटीशंस होते थे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के। तो उस दौरान कसूर में भी कंपटीशन हुआ, वहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग दोनों में मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया। उकाड़ा में किया, फैसलाबाद में किया, और मुल्तान में भी मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ट्रॉफ़ीज़ मैं लेकर आया, अपने कॉलेज का जो नाम था वहाँ पे वो रोशन किया। तो मैं अभी कुछ दिन पहले भी बता रहा था, तो जब 2nd ईयर का लास्ट मंथ था तो साहिवाल में उस वक्त MNA थे रफ़ीक सफदर फरिश्ता। वो फरिश्ता नहीं, कास्ट भी एक फ़रिश्ता है। तो उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया था हमारे कॉलेज में, और उस सेरेमनी में वो जो मैं ट्रॉफ़ीज़ लेकर आया हुआ था पूरे पंजाब से, तकरीबन 8-9 थी। तो वो जब मेरे जो साथ अपने मेरे क्लास फेलोज़ थे उन्होंने मुझे बिल्कुल एंड पे बिठाया हुआ था, और जून का महीना था। जब स्टेज सेक्रेटरी ने मेरा नेम अनाउंस किया कि हमारा एक स्टूडेंट है जिसने पंजाब लेवल के कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया है और ये ट्रॉफ़ीज़ लेने आएंगे, तो वो अनाउंस कर रहा था। एक में लेने गया, वो MNA साहब ने मुझे वो दिया, वापस लेके एंड पे में आया, कुछ 200 मीटर का फासला था। तो पहली दफ़ा ही आते हुए मेरे पसीने छूट गए। जून का महीना, आप देखें इतनी क्राउड था, बहुत ज़्यादा, फ़ैन भी नहीं थे वहाँ पे। तो जब दूसरी दफ़ा गया, मैं तीसरी दफ़ा गया, कुछ 7वीं-8वीं दफ़ा गया तो MNA साहब मुझे कहते हैं बेटा ये सारी ट्रॉफ़ीज़ आपने ही लेनी है। तो मैंने कहा जी मेरी है तो मैंने ही ली हुई हैं। तो ये थोड़ा सा कॉलेज वाले बता रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट ने क्या क्या प्राइज़ वगैरह लिए हैं। तो खैर बड़ी यादें हैं इस हवाले से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज साहिवाल के, जहाँ पे मैंने 2 साल लगाए। तो जब मैंने 2nd ईयर के एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिला, जो फर्स्ट ईयर में मैंने अच्छे मार्क्स लिए थे और कॉलेज में मैंने टॉप किया था। और यकीन जाने मेरा जो अपना IQ लेवल है वो नहीं है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलता, लेकिन मैंने वो 2 साल इंतहा की मेहनत की और एक सेकंड को प्रॉपर यूटिलाइज किया, और विद इन 1 ईयर रिजल्ट आ गया कि स्कॉलरशिप आ गया, और 2nd ईयर में मैंने पंजाब में टॉप करना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी ऐसी फैमिली में आप पैदा हुए हैं कि अगर आपको वालिदैन की तरफ से वो IQ लेवल नहीं है, आपका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी एनर्जीज़ और अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके
एक ही पॉइंट पे लगा दें। बहुत सारे जो 90% क्या 99% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट हैं, आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल करना है, एनर्जीज और टाइम का, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। खैर, जब मेरा वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए, मुझे 1400 रुपया स्कॉलरशिप मिला। मैं सीधा मार्केट गया, वहाँ से मैंने नया बाईसाइकिल लिया कोई 1200 रुपये का, और वो मेरे लिए ऐसा था उस वक्त जैसे मैं कोई प्राडो गाड़ी नहीं लेके जा रहा हूँ। जेब से लेके जानी और चीज़ होती है, आपको अगर कोई ऐसा प्राइज़ मिले या स्कॉलरशिप मिले वो लेके जाएं तो वो एक और चीज़ होती है। खैर, उसके वेरी नेक्स्ट डे, चूँकि मेरे पास कुछ पैसे भी थे, तो मैंने इंग्लिश टाइपिंग में एडमिशन ले लिया साहिवाल सिटी में, और 2-3 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह 50 वर्ड्स प्लस मेरी स्पीड थी। और तब कंप्यूटर नहीं थे, टाइप राइटर्स थे, और उसमें टाइपिंग करना बिल्कुल ऐसे होता था जैसा लोहा कूटना होता है, बहुत मुश्किल था वो। सम टाइम वो टाइप राइटर की जो कीज़ होती थी उनके अंदर उंगलियां फंस जाती थी। बहरहाल मेहनत की, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। आज तो बड़े वसाइल हैं, लोगों के पास बड़ा पैसा है, और जब हम प्राइमरी स्कूल में होते थे, यकीन जाने साल में ईद पे भी हमें स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती थी। साल में एक दफ़ा या ज़्यादा 2 दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा ही होता था। और ईद वाले दिन हम स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बड़े चौड़े होके फिरते थे, पता नहीं क्या हो गया है। ईद वाले दिन स्कूल की यूनिफॉर्म, और पाँव में कैंची चप्पल होती थी, फिर भी बड़े मज़े करते थे। थोड़े से पैसे मिलने, पैसे मीन को वाकई पैसे होते थे। पैसे का मतलब नोट्स नहीं है, आज के वो 100 या 1000s नहीं है, वो वाकई पैसे होते थे। तो थोड़ा दूर 1-2 किलोमीटर दूर शॉप होती थी, वहाँ पे हमने जाना, तो वहाँ से हमने गुब्बारे लेने और उनको मुंह से हवा से उसको करना और एंजॉय करना। और उस दौर में ये जो 1 रुपया है ना, आपने सुना हुआ है, शायद देखा भी होगा, आज रुपया नहीं चल रहा, या शायद चल भी रहा है, कभी कभी नज़र आता है। तो इस रुपये में 10 पैसे वाले ना, वो 10 होते थे डेढ़े, वो मैम को पता है, यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनको भी शायद पता होगा। और उसमें 2 अठन्नियाँ होती थीं और 4 चौनियाँ होती थीं। और वो जो 10 होते थे 1 रुपये में, डेढ़ा जिसको कहते थे, उसके ऊपर 10 लिखा होता था, वो 10 पैसा। तो उसका भी एक हाफ होता था जिसको टकी कहते थे। मैम ऐसे ही ना, टकी देखी हुई है माशाल्लाह, वो 5 पैसे होते थे। और वो 5 पैसे यार इतनी वर्थ होती है उसकी कि 5 पैसे लेके शॉप पे चले जाएं, वो इतना कुछ मिल जाता था कि वो आप उठा के घर नहीं लेके आ सकते थे। और हमने 1 पैसा देना है, 1 रुपये का सैकड़ों हिस्सा 1 पैसा। और उस दौर में क्या होता था खाने के लिए, ये जो चावल होते हैं, तो इसको वो भून के बहुत बड़े कड़ाह में, जैसे फ़िश फ्राई करते हैं या ये समोसे या पकोड़े, तो इससे 10-20 गुना बड़ा कड़ाह उसमें वो बनाते थे। वो नमक डालते थे, नमकीन फुलियाँ कहते थे। अभी भी आप इधर जाए ना, ये लोहारी वाली साइड पे, तो अभी भी कभी कभी वो नज़र आती हैं। तो हमने ऐसे कमीज़ को ऐसे पकड़ के करना दुकानदार के आगे, उसने ऐसे उठा उठा के फेंकना, ऐसे उठा उठा के, कोई मतलब के मेजरमेंट नहीं है। और साथ मीठी फुलियाँ भी होती थी, उसमें वो चीनी वगैरह डाल के वो बनाते थे। और एक टांगर होता था 2-3 इंच का ऐसे, उसके ऊपर भी वो गुड़ या चीनी लगी होती थी। और चौथा क्या था, ये खजूर होती थी। ये 3-4 चीज़ें देहात के शॉप्स पे ये चीज़ें मिलती थी। उसके बाद फिर आगे जाके थोड़ा सा वो गोली टॉफ़ी का भी सिस्टम आ गया। फिर मिंट गुमरी बिस्कुट फैक्ट्री बड़ी मशहूर थी साहिवाल में, और उस दौर में टीवी पे ऐड चलते थे बिस्कुट्स के, टी टाइम नाम से भी उनका बिस्कुट था और इस तरह का। तो आई मीन किस तरह के हालात थे। और अब तो माशाल्लाह बर्गर हैं, शवारमे हैं, पिज़्ज़े हैं, पता नहीं क्या क्या है। और ये पेप्सी और वो क्या है कि खाने बर्गर ते पीनी पेप्सी, बल्ले नी खुराकां तेरियां। तो मतलब कि कितना चेंज आ गया है।
और लेकिन वो हमारा जो दौर था वो एक नेचुरल था, बिल्कुल कुदरती था, देसी ग़िज़ाएँ होती थी। सुबह जो हमारी वालदा होती थी वो मिट्टी की चाटी में उसने मदानी से जो दूध था रात को वो उसको लस्सी बनाने के लिए वो रेड़का उसको कहते थे, उसमें से वो मक्खन आना, रात की रोटी उसने हमको देनी, वो ऊपर रख के मक्खन, इतना मज़ा आता था यकीन जाने कि मैं आपको बता नहीं सकता। और या रात को ये राइस बॉयल कर देने उन्होंने और सुबह उसमें दही डालनी, इतना टेस्ट, इतना लजीज वो होता था कि आप तो हम भी तरस गए हैं। और देखिए वो दौर था। आज तो किचन में आप लोग खड़े हो ना और चाय बन रही हो, पता नहीं चलता चाय बन रही है, कोई सब्जी बन रही है, पता नहीं चलता कौन सी सब्जी बन रही है, बिल्कुल खुशबू नहीं है। तब ये दौर होता था कि एक घर में अगर चाय बनती थी तो उसकी खुशबू पूरे गांव में जाती थी। और जिसको चाय की तलब होती थी, ये भी आपको बता दूं, वो उसी घर में आके चाय पीता था। कैसा एक माहौल था। आज तो अपने घर में भी चाय मांगते हुए या पीते हुए या कहते हुए बंदे को डर लगता है। हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले कोई लतीफ़ा पोस्ट थी कोई कहीं पे देख रहा था कि बाप ने बेटे से कहा बेटा पानी पिलाओ, तो उसने बात ना मानी, तो दूसरा बेटा या बेटी कहती पापा ये बड़ा खबीस है, आप खुद पानी पी लो। लेकिन ये वो दौर था कि अगर गांव के एक घर में चाय बन रही है और उसकी खुशबू पूरे गांव में जा रही है तो 2, 4, 5, 7 लोग यही होते थे गांव में जो ज़्यादा होते थे रसिया उस दौर में चाय के वाले से, वो बड़े आराम से, कोई शाइनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से आ जाते थे। तो चाय तैयार होते होते वो पहुंच जाते थे और उनको भी चाय मिल जाती थी। मतलब ये नहीं होता था कि घर में कोई कहे जी 1 कप चाय मुझे बना दें या 2-3 कप चाय बना दें। वो जब बनाते थे तो फिर ऐसे बनाते थे कि पूरा गांव भी आ जाए तो उनको भी मिल जाती थी और उस वजह से वो बरकत भी थी। और आज तो ना पैसे की बरकत है ना टाइम की बरकत है, बल्कि पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ जब से आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्यूटर और IT और ये सोशल मीडिया आया है तो टाइम की बहुत बेबरकती हो गई है। मुझे खुद, मैं 2-2, 3-3 महीने अपने वालिद साहब को कॉल नहीं कर सकता, बल्कि वो कॉल्स करते हैं, समटाइम मैं कॉल्स ले नहीं सकता। 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बाद फिर कॉल करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, मैं वो लकी पर्सन कि मेरे प्राइमरी के जो टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं, और मेरे कॉलेज के भी एक जो टीचर हैं वो भी रिटायर हो गए हैं, वो भी आज मेरे साथ राब्ते में हैं। और मैं उनको कॉल नहीं कर सकता, लेकिन उनको इस बात का पूरा पता है, वो खुद कॉल्स करते हैं। और जब एक कॉल करते हैं मैं पिक नहीं कर सकता, दूसरी करते हैं, अगले दिन करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे, तो फिर जाके 5वीं 10वीं कॉल जाके मैं हफ्ते 10 दिन बाद पिक करूँगा। लेकिन वो नाराज़ नहीं होते। उसकी मेन एक ही वजह है कि उनको पता है कि मैं कितना बिजी हूँ, लेकिन उनको मेरे साथ काम भी नहीं होता, सिर्फ मेरा पूछने के लिए आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, सेहत कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सिर्फ उन्होंने इतना पूछना होता है और अपना उन्होंने बताना होता है। तो वो एक प्यार और मोहब्बत जो टीचर और स्टूडेंट का, वो आज के दौर में नहीं है। अब वो उस दौर के लोग हैं। तो देखिए मुझे आपका जो प्राइमरी का टीचर था, शायद आपको उसका नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन मेरे जो प्राइमरी के टीचर थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। आज भी उनके पास आना जाना है, जब भी मैं गांव जाऊं तो मैं उनसे जाके मिलता हूं। और अगर उनको पता चल जाए मेरे जाने से पहले, हालांकि उनका गांव मेरे गांव से 8-10 किलोमीटर दूर है, तो वो खुद मुझे मिलने आते हैं। खैर थोड़ा आगे चलते हैं। तो जब मेरा सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया तो विद इन 1 मंथ मुल्तान डिवीज़न में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई जूनियर क्लर्क की। उस दौर में ग्रेड 5 होता था, बाद में ये पोस्ट अपग्रेड होके अपग्रेड 11 हो गया, और आपको भी इस बात का इल्म है। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, और वो जो मैंने अप्लाई किया था पहला, तो मैंने खुद एप्लीकेशन अपने हाथ से टाइप की थी, किसी से नहीं पूछा था। और आज ये अलमिया है कि लाहौर के अंदर
पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने MBA किया होता है, मास्टर किया होता है, वो लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं सर एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, क्या लिखें एप्लीकेशन के अंदर। लाहौर जैसे कॉलेजेस के पढ़े हुए, लाहौर जैसी यूनिवर्सिटीज़ के में पढ़े हुए लोग वो पूछ रहे होते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे लिखें। मतलब बड़ी हैरत की बात है, और इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। और इवन कि मैं कोई स्टेटस पे कोई जॉब का ऐड लगाऊं और वो ऐड देखें तो वो फिर पूछते हैं कि सर लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या कैसे अप्लाई करना है। ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड होती है उस ऐड के अंदर, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम की बेबरकती है और उसको वो मतलब कि रीड करने की जहमत नहीं करते, बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उनको वो समझते हैं कि शायद सर फारग हैं, फ्री हैं, विले बैठे हुए हैं, तो जो मर्जी उल्टे सीधे क्वेश्चन करते रहें। खुद से रीड नहीं करना, पूछना है क्या करना है, कैसे करना है। मतलब इवन के लास्ट डेट उसमें मेंशन होती है, ऑनलाइन अप्लाई करना है उसमें मेंशन होता है, मैनुअली करना है उसमें सारा मेंशन होता है। इवन के वो ये भी पूछ रहे होते हैं सर ये जो जॉब आई है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो शॉर्ट एंड बेस्ड है तो कितनी स्पीड चाहिए, कितनी टाइपिंग चाहिए, GK बेस्ड है तो उसके बारे में। लेकिन खुद से ये लोग रीड नहीं करते। खैर मैंने अप्लाई कर दिया, आफ्टर 1 मंथ वहाँ पे टेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान डिवीज़न में उर्दू टाइपिंग में मैंने टॉप किया। ऑलरेडी पंजाब में मैं पोजीशन होल्डर था और इंग्लिश टाइपिंग में भी मैंने साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। अब जिन लोगों ने मैट्रिक के बाद D.Com किया इंटर और इंग्लिश शॉर्ट हैंड इंग्लिश टाइपिंग के साथ, और मैंने सिर्फ 2-2.5 महीने इंग्लिश टाइपिंग की थी, लेकिन उन सब से मेरी स्पीड ज़्यादा थी। खैर घर बैठे बिठाए महीने 1.5 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, तो मैंने जाके वो जॉब जो थी वो जहाँ मैं 6th क्लास जिस स्कूल में पढ़ी थी मैंने, उसी स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पटवारी लगवाने के लिए 40,000 किसी को दिया, मेरे से पूछे बगैर। जब मुझे पता चला तो उस बंदे से मैंने अच्छी खासी फाइट करके वो 40,000 वापस करवाए। इसी तरह एक और 2 जगह पे, कहीं बैंक में जॉब लगवाने के लिए, कहीं कोई प्राइमरी टीचर की जॉब के लिए भी, बग़ैर मेरे कहे, बग़ैर मेरे इंटरेस्ट के इस तरह की कुछ कोशिशें होती रहीं। लेकिन मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि जी मैंने ना रिश्वत बेस्ड जॉब लेनी है और ना मैंने सिफारिश बेस्ड जॉब लेनी है। अगर जॉब मुझे मिली तो मैं मेरिट पे जॉब लूँगा, और ये पटवारी शटवारी ये छोटा मोटा काम ये मैंने नहीं करना, कोई बड़ा काम करूँगा। खैर वो मेरा जॉब हुआ, तो उस दौरान फिर मैंने ग्रेजुएशन किया प्राइवेटली और उसके बाद मास्टर प्राइवेटली किया। तो उसके बाद यहाँ PPSC ने 2 सीटें एडवर्टीज़ की उर्दू स्टेनोग्राफर की, सिविल सेक्रेटेरिएट की। तो यहाँ पे मुझे आज भी याद है जब मैं गांव से मूव किया उसका टेस्ट देने के लिए। अब उससे पहले मैंने शॉर्ट एंड बेस्ड किसी जॉब का टेस्ट नहीं दिया था, किसी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। और आज का जो जॉब सीकर है वो कहीं पे जॉब्स हैं तो वो पूछ रहा होता है कि जी सम टाइम वो जॉब्स वहाँ मेंशन नहीं होती ऐड के अंदर कि कितनी वैकेंसीज हैं, और वो पूछ रहा होता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है या वैकेंसीज कितनी हैं। अब मुझे पता था कि वो 2 वैकेंसीज थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पंजाब के अंदर कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, या जो उर्दू शॉर्ट एंड बेस्ड जॉब्स हैं वहाँ कितना कंपटीशन है। मुझे सिर्फ एक बात का पता था कि मैंने अप्लाई किया है और मैंने टॉप करना है, बस। मैं आया लाहौर में, डेवस रोड पे अलमालक प्लाजा है, वहाँ पे PPSC का ऑफिस था, वहाँ पे टेस्ट हुआ शॉर्ट एंड का। तकरीबन कोई 40+ लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोगों ने वो टेस्ट पास किया 2 वैकेंसीज के अगेंस्ट। उन 3 में मैं भी था। तो उसके बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ, वो दोनों लोग उस टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए, सिर्फ मैंने पास किया। वो 2 लोग कौन थे? उनमें से एक अभी पंजाब असेंबली में मेरा कुलीग है, और दूसरे जो साहब थे वो बाद में कोई टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करके तो वो सेक्रेटेरिएट में अभी भी जॉब कर रहे हैं। आई थिंक क्या नाम है उनका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा।
तो मेरे जो कुलीग है वो मुबशर मंजूर साहब हैं। खैर उसके आफ्टर 1 मंथ मुझे इंटरव्यू कॉल आई, इंटरव्यू दिया मैंने आके, और उसके बाद PPSC का मैंने एक इंटरव्यू दिया था और 5 लोग थे उस जॉब के इंटरव्यू में, मेंबर जो थे। और जो PPSC FPSC में मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम ग्रेड 20+ के लोग होते हैं और रिटायर्ड होते हैं, उनकी एज 60+, 70+ भी होती है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मेरा जनरल नॉलेज अल्लाह का शुक्र है उस दौर में इतना अच्छा था, किसी कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता था, कोई 1-2 बुक्स ली हुई थी, कि 25 क्वेश्चंस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबका 100% प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया। और वो लोग हैरान थे कि गांव से और ज़ाहिर है 2 वैकेंसीज थी और एक ही इन्हें क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू कमाल का। तो उसके बाद आफ्टर 1 मंथ मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। तो मैंने वो जॉब छोड़ के, और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि मेरी वालदा साहबा मुझे लाहौर नहीं आने दे रही थी। यहाँ से कितना 2-3 घंटे की ड्राइव है। वो कहती नहीं इधर ही रहो, यही जॉब करो, या यहीं पे साहिवाल पाकपतन में कोई भी जॉब आपको अच्छा मिल जाएगा, आप लाहौर ना जाओ। तो मैंने बड़ी मिन्नत समाजत करके, बड़ी सिफारिशें करवा के, तो बटरिंग शटरिंग करके, तो एंड पे ये डिसाइड हुआ कि जी आप हर वीकेंड पे आओगे। मैंने कहा ओके। तो उसके बाद खैर मैंने वो जॉब छोड़ी, फिर लाहौर आ गया, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। जब वहाँ पे था तो मेरी 1600 या आई थिंक 1700 सैलरी थी। तो जब यहाँ में ज्वाइन किया स्टेनोग्राफर का, तो मेरी यहाँ पे सैलरी 2300 थी। तब घर के हालात भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थे, और मुझे याद है कि 2-3 महीने बाद एक वीकेंड पे मैं ना जा सका। तो नेक्स्ट जब गया तो मेरी वालदा ने पूछा कि क्यों नहीं आए थे लास्ट वीकेंड पे। तो मैंने कहा बस ऐसे ही बिज़ी था, शॉर्ट एंड कर रहा था, कोई टेस्ट देना था। तो माँ होती है, कहते नहीं झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मेरे पास ना किराया नहीं था, मैं मतलब कि फजूल खर्च था, आज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी 1 रुपया सेव नहीं किया। तो खैर जब नेक्स्ट डे मैं लाहौर आने लगा तो उस दौर में मेरी वालदा ने मुझे 2000 दिया, जिस दौर में मेरी सैलरी 2300 थी। उन्होंने कहा ये 2000 रखें, जब आपके पास किराया ना हो, और ये मैं आपको रियलिटीज़ बता रहा हूँ, तो आपने इसमें से किराया दे के आना है घर। मैंने कहा गुड। फिर मैंने कहा नहीं ऐसा करें, आप 2000 मुझे हर महीने दिया करें। ब्लैकमेलिंग भी आ गया। वालदा कहती ठीक है, नो इशू, आप हर वीकेंड पे आए, 2000 आपको मिलेगा। अब देखिए उस दौर में 2300 रुपये मेरी सैलरी थी, जो इस डिपार्टमेंट में आज स्टेनो की सैलरी 55,000 है। अब उस 2300 और 2000 को सामने रखें और आज के 55,000 सैलरी, मैं वो 2300 को 55,000 कह रहा हूँ आज जो सैलरी है, और उस 2000 को मैं कह रहा हूँ 45,000। तकरीबन रेशो यही बनती है। इट मीन्स कि मुझे जो सैलरी मिलती थी और मुझे जो घर से पैसे मिलते थे, उसको आज की सैलरी से कंपेयर करें तो 1 लाख बनता है। तो आज के हिसाब से जब मैं लाहौर में था तो मेरा एक्सपेंसेस 1 लाख थे। अब आपको समझ आ रही मेरी बात की? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं कितना फजूल खर्च था। मतलब कि वसाइल के होते हुए भी या ना होते हुए भी मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की, और आज तक नहीं की। मैं करोड़ रुपया गवर्नमेंट से सैलरी ले चुका हूं आज तक, करोड़ रुपया। और बाय गॉड 1 रुपए का मेरा बैंक बैलेंस नहीं है। 1 इंच प्रॉपर्टी मैंने नहीं बनाई, मैंने अपना आप बनाया है। और अपना आप जो बनाना होता है, अपने पे जो पैसा लगाना होता है, अपने आप पे टाइम और अपनी एनर्जीज को जो प्रॉपर यूटिलाइज करता है, उसका बदला कुछ नहीं होता। उसके मुकाबले में करोड़ों अरबों क्या खरबों रुपया भी कुछ नहीं है। आप अपने आप को बना लो और फिर आपकी कीमत लगेगी, और वो कीमत लगेगी आपकी कि कोई पे भी नहीं कर सकेगा।
ये बात बांध लो, लिख के रख लो, इस पर अमल कर लो कि आपकी वो कीमत लग सकती है कि आपको कोई खरीद नहीं सकेगा। और मैं अक्सर कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आज दुनिया के बैंक्स में जितना पैसा पड़ा हुआ है, मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है बाय गॉड। अगर होती तो मेरे भी आज 2, 4, 10 प्लाट होते, और मेरे जो कुलीग्स हैं उनके भी हैं, बैंक बैलेंस है उनके, लेकिन मैं इस चीज को अहमियत नहीं देता और ना ही कभी दूंगा। मेरे ना चाहते हुए भी कभी अगर मेरा बैंक बैलेंस हुआ या प्रॉपर्टी हुई तो वो मैं कहीं पे डोनेट कर दूंगा, लेकिन इस वजह से नहीं रखूंगा कि शायद बुढ़ापे में मेरे काम आए या मेरे बच्चों के काम आएगा। जो उनको मुकद्दर है वो उनको मिल जाएगा। जो मैं उनके लिए कर चुका हूं, और मैं क्या कर चुका हूं कि बैंक बैलेंस भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, फिर भी उनके लिए बहुत कुछ कर चुका हूं। और यार उनके, मेरे बच्चों के लिए तो मेरा नाम ही काफी है। ये YouTube चैनल शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम का है, मेरा इससे इतना तल्लक नहीं है, लेकिन एक शाहीन शॉर्ट एंड से मेरा एक एग्रीमेंट है कि जब हम वो ब्रेक इवन क्रॉस करेंगे, ब्रेक इवन का पता सबको नहीं होगा, चंद लोगों को होगा। ब्रेक इवन ये होता है कि अगर एक बिजनेस हो रहा है और उसके ज़ाहिर है कुछ एक्सपेंस होते हैं, उसकी कुछ इनकम होती है, तो अगर एक्सपेंस स्टार्ट में किसी बिजनेस में ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, और जब इनकम बढ़ने लगती है और वो एक्सपेंस के बराबर हो जाती है, उसको ब्रेक इवन कहा जाता है। और जब इनकम ज़्यादा होती है तो इट मीन्स कि वो बिजनेस ब्रेक इवन क्रॉस कर गया है। तो शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम के साथ मेरा जो एग्रीमेंट है वो 1/3 का है कि जिस दिन शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम ब्रेक इवन क्रॉस कर जाएगा उस दिन मुझे 1/3 शेयर मिलेगा। लेकिन मेरा शेयर जो है वो नेट इनकम पे नहीं है, वो टोटल कलेक्शन पे है कि एक्सपेंसेस निकाल के नहीं, टोटल जो कलेक्शन होगी उसका 1/3 मुझे मिलेगा। लेकिन उसके लिए मैं काम नहीं कर रहा। मैंने फर्स्ट डे से लेकर आज तक कभी फायदे के लिए काम नहीं किया, कभी रिवॉर्ड के लिए काम नहीं किया। अगर मैं एक दिन में 18 घंटे 20 घंटे भी शॉर्ट एंड करता था तो ये सोचे बगैर करता था कि मैंने इतनी स्पीड डेवलप करूंगा कि मैंने फलां जॉब लेनी है, नहीं, कि मेरा ये था कि मैंने 200 वर्ड्स प्लस शॉर्ट हैंड स्पीड डेवलप करनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब 2006 में पंजाब असेंबली में ग्रेड 18 का मेरा टेस्ट हुआ तो रूल्स में आज भी मेंशन है कि वहाँ पे 180 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है ग्रेड 18 की टेस्ट की। और हमें कोई 1-2 महीने टाइम मिला था उसकी प्रिपरेशन के लिए। हम 4 लोग थे जिन्होंने टेस्ट देना था। बड़ा कमाल का टेस्ट था वो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि उस 1.5-2 महीने में जब मैं ग्रेड 18 की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे नहीं पता कि मुझे उससे कितना फ़ायदा हुआ फिजिकली, लेकिन मेंटली फ़ायदा बहुत हुआ। मैं और एक बात करने लगा हूँ कि उस 1.5-2 महीने में मैं डेली 10, 12, 14 गिलास जूस और मिल्क शेक पीता था, सिर्फ अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए। मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैं जो चाहूँ मैं खा सकता हूँ, जो चाहूँ पी सकता हूँ। और उससे पहले जितनी मेरी लाइफ थी और उस 2 महीने के बाद आज तक, इस सारे दौर में मैंने शायद इतने जूसेस नहीं पिए जितने उस 1.5-2 महीने में पिए। और मैं डब्बे वाले जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेश जूस की बात कर रहा हूँ। खैर, जब टेस्ट हुआ तो 5 मिनट्स का टेस्ट था, 180 स्पीड पे 900 वर्ड्स बनते हैं वो। और यकीन जाने कि अब देखें, लोग कहते हैं कि क्रिकेट इज बाय चांस, आप लोग भी बोलते हैं, सुनते हैं,
भाई क्रिकेट बाई चांस कैसे है? एक टाइम में एक बॉलर है, उसने एक बॉल करानी है और एक बैट्समैन है। ये तो नहीं है ना कि बॉलर के हाथ में 3 बॉल्स हैं और बैट्समैन के हाथ में एक बैट है, ऐसा भी नहीं है। और वो तीनों उसने एट ए टाइम भी नहीं थ्रो करनी, एक ही करनी है ना। तो आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 40 सेकेंड या आफ्टर 1 मिनट सेकेंड उसने बॉल करवानी है। तो क्रिकेट बाई चांस नहीं है। पूरी दुनिया कहती रहे, मुख्तार जोया नहीं कहेगा। मैं कहता हूं शॉर्ट हैंड इज बाई चांस, लेकिन शॉर्ट हैंड भी बाई चांस नहीं है। अब जब वो टेस्ट हुआ 180 वर्ड स्पीड पे और जिसने डिक्टेट करवाना था, मुझे ऐसे लग रहा था ये इंडियंस बॉलर है और मैं पाकिस्तानी बैट्समैन हूं। अब देखिए एक मैच है क्रिकेट का, वर्ल्ड कप है और मैच भी हो इंडिया और पाकिस्तान में, कितना मजेदार होगा। यकीन जाने मैं यही सोचता था। खैर जब उन्होंने डिक्टेशन, अब देखिए 3 वर्ड्स इन 1 सेकेंड, चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया में, कोई माई का लाल 180 वर्ड्स पर मिनट स्पीड पे अनसीन टेस्ट नहीं कर सकता। दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस हैं सबकी शॉर्ट हैंड है। तो मैं ये चैलेंज सिर्फ इंग्लिश शॉर्ट हैंड या उर्दू शॉर्ट हैंड की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस की शॉर्ट हैंड है मैं सबकी बात कर रहा हूं कि कोई भी 180 वर्ड्स पर मिनट स्पीड पे 5 मिनट का टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता, किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं है। लेकिन ये बाई चांस नहीं था, उस पर मेरी पिछले 15, 20, 25 सालों का दिन रात की मेहनत थी। मैंने उसके लिए अपनी नींदें हराम की हुई थी, अपनी आवारागर्दी, अपनी अय्याशी, अपना सुकून, अपने रिश्ते, अपने नाते, सब कुछ कुर्बान कर दिए हुए थे। और अब देखिए 1 सेकंड में 3 वर्ड्स आ रहे हैं। अब जो लोग क्रिकेट को बाई चांस कहते हैं, एक बैट्समैन और 3 बॉल्स आ रही हो 1 सेकंड में, क्या करेगा बेचारा? वो तो एक बॉल को देख के डर जाता है, कहता है जी क्रिकेट इज बाई चांस। तो 3 वर्ड्स पर सेकंड, और आपको नहीं पता नेक्स्ट जो आपके पास वर्ड आना है, नेक्स्ट जो बॉल आनी है, वो जो बॉलर वो कौन है, वो स्पिनर है, वो क्या है, मुझे तो क्रिकेट के जो टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब टेस्ट हो गया और उसका चेक हुआ तो मेरी टोटल 16 मिस्टेक्स थी आउट ऑफ 900 वर्ड्स, और वो एग्रीगेट था 98.23%। और यहाँ मैं एक शॉर्ट हैंड के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड दुनिया का वो वाहद स्किल है कि जिसका एग्रीगेट 95% है मिनिमम। शॉर्ट हैंड में या तो आप पास होते हैं या फेल होते हैं। अगर आपने 95% गेट कर लिए तो फिर आपके मार्क्स 100% हैं और आप पास हैं। और अगर आपने 95 पे रहे, 95 समझ रहे हैं, 94.75 या 90 भी, फिर आप फेल हैं और आप 0 पे हैं। तो दुनिया का कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं है कि जिसका एग्रीगेट इतना बड़ा हो। हमारे पाकिस्तान में जो एग्रीगेट है वो 33% है, लेकिन 33% जो है उसको ना एडमिशन मिलता है ना जॉब मिलता है। लॉ का आई थिंक 45% है। और अभी मुझे पता चला था कुछ दिन पहले कि यहाँ पे कुछ और भी एक डिग्री है जिसका शायद 60% एग्रीगेट है, और ये बड़ा है, बहुत बड़ा एग्रीगेट है पाकिस्तान में। तो अभी मुझे पता चला था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी डिग्री है जिसका एग्रीगेट 60% है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नॉलेज, कोई ऐसी डिग्री, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है कि जिसका एग्रीगेट 95% हो। तो ये इतना यूनिक स्किल है शॉर्ट हैंड। और तुम लोग कितने लकी हो यार कि तुम लोग शॉर्ट हैंड के इतने यूनिक स्किल के स्टूडेंट हो कि जिसका एग्रीगेट मिनिमम 95% है।
और सेकंड, तुम लोग उस शॉर्ट हैंड सिस्टम के स्टूडेंट हो कि जो आपको ओवरऑल डेली जो टेस्ट होते हैं आपके, उसमें जो रिजल्ट दे रहा है वो 99.999999% है। और ये भी चैलेंज है वर्ल्ड वाइड। कोई भी बात शॉर्ट हैंड की नहीं कर रहा, किसी भी नॉलेज, किसी भी डिग्री, किसी भी स्किल की बात कर रहा हूं। जो आज शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम डेली ओवरऑल रिजल्ट दे रहा है, ये रिजल्ट जो है को आफ्टर 1 ईयर रिजल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, 3 मंथ वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा, वीकली टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डेली टेस्ट की बात कर रहा हूं। तो कोई इतने रिजल्ट देना तो बहुत दूर की बात है, इतने बड़े रिजल्ट के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और तुम लोग इस हवाले से भी लकी हो। तीसरी बात कर रहा हूं, तुम्हारा कोई टीचर नहीं है, तुम्हारे ट्रेनर है। तुम्हारा टीचर सिर्फ मुख्तार जोइया है। और तुम लोग यहां सोच रहे होंगे मेरी ये बातें सुन के, मैं आपको बता दूं, तुम लोग मेरे से बहुत आगे जा सकते हो शॉर्ट हैंड में। क्यों आगे जा सकते हो? कि मुझे तो कोई उस लेवल का टीचर ही नहीं मिला था। मैंने तो जब इंटर किया तो मेरी 70-80 वर्ड स्पीड थी, और जब मुझे 91 में पता चला कि सेनेट, नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली में ग्रेड 17-18 की जॉब्स होती हैं शॉर्ट एंड बेस्ड, और लेकिन वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है 160-180 तक। तो जब मैं वो पहली दफ़ा गया था मरी, वहाँ मुझे कोई लड़का मिला, उसने मुझे बताया, उसके एक अंकल पंजाब असम्बली में तब थे और एक थे नेशनल असम्बली में। तो वहीं पे मरी की पहाड़ियों पे बैठ के मैंने तहिया किया कि मैंने 200 वर्ड्स प्लस स्पीड डेवलप करनी है शॉर्ट हैंड में। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पंजाब असम्बली में ग्रेड 18 का टेस्ट हुआ था 180 पे, तब मेरी स्पीड 220 वर्ड्स पर मिनट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टारगेट अचीव किया और खुद से किया। और आप लोग लकी इस हवाले से भी हो कि आज आपका टीचर खुद जिसने सब कुछ किया, जिसने उस लेवल के किसी एकेडमी, किसी इदारे, उस लेवल के किसी टीचर, किसी ट्रेनर को ज्वाइन नहीं किया, और था भी कोई नहीं, आज भी कोई नहीं है, लेकिन आपका टीचर आपके सामने मौजूद है। आपको पढ़ाएगा भी नहीं, आपके सामने भी नहीं आएगा, और आप फिर भी शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट हो रहे होंगे। आप में से कोई भी कहे कि मैंने 200 स्पीड डेवलप करनी है, सिर्फ 1 साल, लेकिन वो 1 साल वो ऐसे चलेगा जैसे मैं उसको चलाऊंगा, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी इंग्लिश पे ग्रिप होनी चाहिए, हैंड राइटिंग उसका अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। और वो फिर शेर हो, गिदड़ ना हो। 1 साल में 200 स्पीड मिल जाएगी, जो मैंने 20-25 सालों में बनाई वो 1 साल में दे दूंगा। और 200 स्पीड का मतलब पता क्या है? वर्ड में नंबर 1, वर्ड में नंबर 1, और सिर्फ 1 साल। 1 साल तो ऐसे गुजर जाता है, आंखें बंद करें साल गुजर जाता है, आंखें खोलें फिर साल गुजर जाता है, ऐसे ही टाइम भाग रहा है ना। बहरहाल मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट पे। तो जब मैं 99 में पंजाब असम्बली में था, ग्रेड 16 था मेरा, तो मेरे एक हमारे अजीज़ हैं, उनके एक बच्चे ने इंटर किया और मैंने उसको लाहौर बुलवा लिया। असम्बली में जॉब्स आ गई उर्दू रिपोर्टर की, ग्रेड 16 की, और तब उस बच्चे की एज 18 ही हुई थी। उसका शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल वगैरह बना, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, और आफ्टर एग्जैक्ट 5 मंथ उसका टेस्ट होना था, और टेस्ट होना था 140 वर्ड स्पीड से, 140। और मैंने 5 मंथ में उसको प्रिपरेशन करवाई और उसने वो टेस्ट क्वालिफाई किया। साकिब गुलरेज उसका नाम है, अभी मेरा कुलीग है असम्बली में। अब वो ग्रेड 18 में, एक दफ़ा यहाँ भी उसको मैंने बुलाया था, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह वो आएगा।
तो मेरे ही गांव का है, तो विद इन 5 मंथ 140 वर्ड स्पीड, लेकिन उसकी स्पीड तब 150 प्लस थी। टेस्ट उसने 140 पे क्वालिफाई किया और पूरी पंजाब असेंबली परेशान थी कि रिपोर्टर का टेस्ट हो और बिल्कुल एक 18.5 साल का बच्चा हो और वो पहला टेस्ट ही पास कर जाए। खैर उसकी अपॉइंटमेंट हो गई और मुझे फिर उसका सिला क्या मिला, नेक्स्ट विद इन 2-3 मंथ मेरा ग्रेड 17 का टेस्ट हुआ और मेरा वो क्वालिफाई हो गया, मुझे भी 17 मिल गया। खैर जब उस बच्चे की जॉब हुई तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार मैं टीचर हूँ भाई, वो तो स्पीड मैंने अपने लिए डेवलप की थी ना, अपने लिए। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के दौर में पाकिस्तान में जो स्टेनोग्राफर होता है उसको हम लोग समझते हैं बड़ा मास्टर है ये शॉर्ट हैंड का। भाई शॉर्ट हैंड करके स्पीड डेवलप करके गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट पास करके जॉब ले लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही बंदा शॉर्ट हैंड डिलीवर भी कर सके। अपनी स्पीड बनाना और एक चीज है, वो डिलीवर करना या वो नॉलेज वो स्किल परफॉर्म करना किसी दूसरे में ट्रांसफर करना वो अलग एक चीज है। और एक स्टेनोग्राफर और एक पंजाब पार्लियामेंट का रिपोर्टर जिसने 180 पे टेस्ट पास किया हो, वो ऐसे ही है जैसे एक डिस्पेंसर और एक प्रोफेसर डॉक्टर है। और यहाँ मैं जो परसेंटेज की बात की थी, देखें यहाँ पे क्या होता है, अगर 3-4 लोग हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने इंटर किया हुआ या मास्टर किया ग्रेजुएशन किया हुआ है, अब उन्होंने मास्टर करना और प्राइवेटली करना है। एक क्या करेगा, बुक्स खरीदेगा और उसके 1-2 महीने बाद एडमिशन भेज देगा, डेट शीट आ जाएगी, पेपर दे दिए। दूसरा क्या करता है कि वो एडमिशन भेजता है और उसके बाद बुक्स खरीदता है, पढ़ता है नहीं पढ़ता वो अलग एक बात है। तीसरा क्या करता है कि जब डेट शीट आती है, रोल नंबर स्लिप आती है, तो तब वो बुक्स खरीदता है और उसको पढ़ना शुरू करता है। अब चौथा क्या करता है कि कल पेपर है, आज वो बुक खरीदता है या पकड़ता है और फिर उसको नींद आ जाती है और वो चारों पास हो जाते हैं। कैसा सिस्टम है यार पाकिस्तान में एजुकेशन का। आज बुक खरीदी, कल पेपर है और वैसे भी बुक खोलने से नींद बड़ी मजे की आती है, पता नहीं क्या नशा है इसमें, और अगले दिन पेपर दे दिया और वो भी पास हो जाता है। तो लोग ये समझते हैं कि जैसे हमने प्राइवेटली इंटर किया या मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन की, मास्टर किया, तो शायद शॉर्ट हैंड भी ऐसे ही हो जाएगी। ऐसे करते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ बुक खरीदते हैं, और बुक वो कौन सी है जो 125 साल पहले यूके में पब्लिश हुई थी, पिटमैन शॉर्ट हैंड। आज भी पूरी दुनिया में वो चल रही है। पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेजेस में डी काम हो रहा है उसमें भी वो चल रही है, प्राइवेट टीचर भी पढ़ा रहे हैं। 125 साल पुरानी बुक, इतनी फरसुदा बुक है। बड़े बड़े लोग दावे करते हैं जी शॉर्ट हैंड का मैं बहुत बड़ा महार टीचर हूं। भाई 125 साल पुरानी बुक को पढ़ा रहे हो, इतने बड़े हो तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट करो, उसमें कोई मेंट करो कि आज के स्टूडेंट के जो इश्यूज हैं, आज की मार्केट की जो डिमांड है, तो वो पूरी कर सको। आज तक किसी इदारे ने, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के इदारे में, प्राइवेट सेक्टर ने या किसी टीचर ने जुर्रत नहीं की पूरी दुनिया के अंदर कि वो 125 साल पुरानी बुक को अमेंड कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके। और ये एजाज भी अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम के पास है कि शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम ने अपनी शॉर्ट हैंड की ना सिर्फ बुक लिखी है, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हो रही है, और उसके साथ शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम ने शॉर्ट हैंड की वर्क्स बुक्स जो है वो प्रिंट की हैं। शॉर्ट हैंड की जनरल प्रैक्टिस बुक्स हैं, शॉर्ट हैंड की टेस्ट बुक्स हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करता है। और जो हमारा शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हमारा पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है। और स्टूडेंट क्या करता है,
बाहर का जो है वो बुक खरीदता है, वो समझता है जैसे मैंने FA BA प्राइवेट कर लिया शॉर्ट हैंड भी हो जाएगी, कतन नहीं होगी। वो कभी किसी YouTube चैनल पे जाता है, कभी कहीं जाता है, किसी दोस्त ने कभी शॉर्ट हैंड की 10-20 साल पहले, उसके पास चला जाएगा, यार मुझे थोड़ा सा ये करवा दो। कभी किसी स्टेनोग्राफर के पास चला जाएगा तो 2-4 दिन उसके पास जाएगा। अगर कोई जॉब एडवर्टीज हो गई तो वहाँ पे किसी एकेडमी में किसी टीचर के पास चला जाएगा, महीना 20 दिन जाएगा, 1500-2000 फीस देगा। उसके बाद वो जो अप्लाई किया हुआ है उसका वो कॉल लेटर आ जाएगा और वो जाके टेस्ट देगा और फिर आराम से वो घर बैठ जाएगा। और वो घर ऐसे आराम से बैठ जाता है कि शायद ये लास्ट एडवर्टीजमेंट थी, आइंदा कोई जॉब एडवर्टीज नहीं होनी, या शायद वो ये समझ लेता है कि मैं ओवर एज हो गया हूँ। तो शॉर्ट हैंड जो है ये एक ऐसा स्किल है कि इसको प्रॉपर आपको किसी अच्छे ट्रेनर, किसी अच्छे इदारे को ज्वाइन करना पड़ेगा। और टीचर के बस की बात नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, सिंगल टीचर शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ा सकता। मैं अपनी बताता हूं, शॉर्ट हैंड का जितना मुझे शौक है और मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन भी है, जितनी मुझे शॉर्ट हैंड के साथ मोहब्बत है सच्ची वाली, मेरी बेगम जो है ना, अक्सर वो मेरे सामने तो नहीं, मेरी अदम मौजूदगी में वो कह चुकी हैं कि मेरी एक ना सौकन भी है। जो लोग सुनते हैं हैरान होते हैं, फिर वो बताती है नहीं वो शॉर्ट हैंड है, तो कहती मज़ा नहीं है। कोई मतलब कि जानदार हो, कोई औरत हो, कोई लड़की हो, मेरी सौकन हो, लड़ने का भी मज़ा है, लेकिन वो शॉर्ट हैंड वो बेजान है, क्या लड़ूं मैं उसके साथ। लेकिन उसने भी कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, उसको पता है कि शॉर्ट हैंड को मैं और शॉर्ट हैंड मुझे, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। बहरहाल मैं ये जो मेन कैंपस बना था 4 साल पहले, उससे पहले मैं अपने ड्राइंग रूम में टीच करता था। तो अगर किसी स्टूडेंट से मैंने कहना कि टेस्ट दें, और आपका भाई कामरान उस दौर का मेरा स्टूडेंट था, और अगर स्टूडेंट ने कहना मुझे कि सर सॉरी मैं बिज़ी था, टाइम नहीं मिला, मैं टेस्ट तैयार नहीं कर सका, तो कल दूंगा, मैंने बड़ी उसको लान तान करनी, गालियां देनी और खबीस और फलां, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है और कल टेस्ट तैयार करके आना है। अंदर से मैं खुश हो रहा होता था। यकीन जाने आप में भी टीचर हैं कुछ, मैं शॉर्ट हैंड के टीचर्स की बात नहीं कर रहा, बाहर एकेडमीज़ में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टीच कर रहे हैं, कोई FA को पढ़ा रहा है, कोई मैट्रिक को पढ़ा रहा है, कोई ग्रेजुएशन को भी पढ़ा रहा है। लेकिन अब मैं अंदर से खुश होता था कि इसको 3-4-2 मिनट डिक्टेशन भी नहीं देना पड़ी, इसका टेस्ट भी मुझे चेक नहीं करना पड़ा, और मुझे इसको नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं देना पड़ा। मैं खुश हो रहा होता था। ये तो सिंगल टीचर के हालात है यार, कि शॉर्ट हैंड से इतना मोहब्बत करने वाला जो टीचर है, जो बंदा है, वो भी नहीं करना चाह रहा। तो ये शॉर्ट हैंड जो है ये एक सिंगल टीचर के पास की बात नहीं है, और ना ही कोई आम इदारा जो है, कोई आम जो एकेडमी है वो ये कर सकती है। इसके लिए प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है कि जैसे स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे, उनके ऊपर हमारे ट्रेनर्स होते हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके ऊपर हमारा कोऑर्डिनेटर होता है, उसके ऊपर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ होता है, उनके ऊपर उनको मैं खींचता हूँ, और मेरे ऊपर फिर चेयरपर्सन है, पैटर्न चीफ है, वो मुझे खींचते नहीं हैं, क्योंकि वो शॉर्ट हैंड के एक्सपर्ट ही नहीं है। वो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, और वो उन्होंने जून 2014 की हुई है। और यहाँ मैं जो हमारे चेयर पैटर्न चीफ हैं चौधरी जवेद अहमद साहब, आजकल काश्तकारी में बहुत बिजी हैं, उनको एक जुनून हुआ है काश्तकारी का, तो काफ़ी अरसा होगा वहाँ यहाँ नहीं आ सके, गांव में होते हैं। हुआ ये कि 2002 में जब नई असम्बलियाँ बनी, इलेक्शन हुआ, तो वो MPA इलेक्ट होके आए पंजाब असम्बली में। मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे।
खैर उनके आने के बाद उनसे मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मामलात आगे बढ़ते चले गए। अक्सर वो मेरे पास ऑफिस भी आते थे। कुछ 2-4-6 महीने बाद इतना प्यार मोहब्बत, इतने रिलेशनिंग डेवलप हो गई कि हमारे फैमिली टर्म्स भी हो गए। और उनको पता चला असेंबली से, मेरे बाकी कुलीग्स ने बताया कि मेरी शॉर्ट हैंड पे जितनी ग्रिप है, एक्सपर्टीज़ है उसके हवाले से। तो वो चूँकि 14-15 साल यूके और कनाडा में रह चुके थे, तो वो जब असेंबली में मेरे पास आते थे तो असेंबली के कुछ मुलाजमों के या ऑफिसर्स के बच्चे 2-4 मेरे पास शॉर्ट हैंड कर रहे होते थे। अगर किसी दिन शाम घर मेरे पास आना उन्होंने, तो वहाँ पे मेरे पास 2-4-5-7 स्टूडेंट होते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जोया साहब, आप ना इस सिस्टम को, इस स्किल को एक्सपेंड करें, स्प्रेड करें पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में। क्योंकि वो यूके और कनाडा रह चुके थे, उनको पता था कि इस स्किल में कितना करंट है और मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, लेकिन पूरी दुनिया में प्रॉपर इस पे काम कोई नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे कहना, भाईजान मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब है, फैमिली है, पीछे ज़मीनें हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं, तो मैं यही चंद बच्चे जो आएंगे उनको मैं पढ़ा दिया करूँगा। खैर 2003 गया, 4 गया, जब भी मुलाकात होती थी मेरे साथ वो बात करते थे। एंड पे आके जून 2014 में 12 साल के बाद, हालांकि मेरे लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम है, जो हमारे पैटर्न चीफ हैं चौधरी जावेद, मेरे साथ 3 दफ़ा MP रहे हैं, और मैं उनकी इतनी इज़्ज़त करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो मेरे प्राइमरी के टीचर हैं और मेरे कॉलेज के टीचर जिनका मैंने पहले जिक्र किया, और मेरे अपने वालिद साहब भी, इन तीनों से ज़्यादा जो हमारे इस सिस्टम के पैटर्न चीफ हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने जो मुझे सिखाया, जो मुझे समझाया, वो हकीकी मानों में मेरे उस्ताद हैं, मेरे पीरो मुर्शद हैं, बड़े विजनरी इंसान है वो। अगर वो ना होते, वो MPA बन के असेंबली में ना आते, हमारी मुलाकात ना होती, हम यहाँ पे इस वक्त इकट्ठे ना बैठे होते। ये उनकी वजह से है। खैर जून 2014 में ये शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम का नाम रखा गया और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ मामला। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम का नाम है, और पाकिस्तान के और इंडिया बांग्लादेश के हज़ारों स्टूडेंट जो कि शॉर्ट हैंड के लिए किसी टीचर या एकेडमी में जा रहे थे 2 महीने से या 2 सालों से, वो शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम के YouTube चैनल के बाद अपने घरों में बैठ गए हैं। और वो मुझे कहते हैं कि सर हमें तो अब पता चला है कि हमारे उस टीचर को शॉर्ट हैंड आती नहीं थी। मैं कहता हूँ कैसे पता चला? कहते सर आपके वीडियो लेक्चर देखे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब वो लोग हमारे चैनल से लेक्चर्स देख के अपनी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर आप अपना सिलेबस मुझे सेंड कर दें, पैसे ले लें। मैं पूछता हूँ कितने करोड़ दोगे? जब वो कहते हैं ना सर सिलेबस दे दें, भेज दें, पोस्ट कर दें और पैसे मैं देता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कितने करोड़ दोगे? वो कहते हैं सर क्या मतलब है? मैं कहता हूँ यार करोड़ रुपया लगा है इस पर। आप क्या समझते हो कि ये सिस्टम ऐसे ही डेवलप हो गया है, ये सिलेबस ऐसे ही बन गया है कि आप ऐसे कहो और आपको ऐसे सिलेबस मिल जाए? भाई हम तो अपने या तो फिज़िकल क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को देते हैं या हम सिर्फ ऑनलाइन वालों को देते हैं। ये वो प्रोडक्ट नहीं है कि हम मार्केट में ले जाके इसको बेचना शुरू कर दें या बुक शॉप्स पे इसको अवेलेबल कर दें। ये हम सिर्फ अपने स्टूडेंट को देते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि आप लोग अगर वाकई टची हैं, ये शॉर्ट हैंड सीख के थोड़ी सी स्पीड बना के जॉब ले लेना, ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरे से भी ज़्यादा स्पीड डेवलप कर सकते हो, और मैं पहले कह चुका हूँ सिर्फ 1 साल 200 स्पीड कुछ भी नहीं है। जो मुझे 15, 20, 25 साल लगे, आपको वो टारगेट 1 साल में अचीव करवा दूंगा। लेकिन वो 1 साल ऐसे होगा कि जैसे आप जेल में हो, और जेल की भी काल कोठड़ी में, जहां सजाए मौत वाला बंदा होता है।
अचीव हो जाएगा, नो इशू। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आई विश यू गुड लक।